हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की जो हमारी क्लास है वो भारत परिषद अधिनियम 1909 की है। तो आज हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में पढ़ेंगे कि भारत परिषद अधिनियम ब्रिटिश सरकार यानी भारत परिषद अधिनियम 1909 को ब्रिटिश सरकार ने क्यों पारित किया था। इसको पारित करने के पीछे इसका उद्देश्य क्या था और इसको पारित करने के बाद क्या परिवर्तन हुए थे। तो आइए हम इनको देखते हैं। सबसे पहले भारत परिषद अधिनियम 1919 को जो पारित किया गया था, इसके पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को दूर करना, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना, राष्ट्रवाद, उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये जो अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1909 जो है, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। टू का मतलब होता है भी के नाम से जाना जाता है। क्यों इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार? क्योंकि उस समय मार्ले मिंटो, ये दो नाम हैं। ये सबसे पहली बात, उस समय जो लॉर्ड मार्ले थे, लॉर्ड मार्ले भारत सचिव थे तथा साथ में लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। ठीक है, इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया। अब इसके बाद इसको पारित करने का जो उद्देश्य था वो क्या था, इनका लक्ष्य क्या था। इस अधिनियम का, ये जो अधिनियम है का लक्ष्य, इसका लक्ष्य क्या था? पहला था भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को दूर करना। भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को दूर करना। दूसरा है मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना। तीसरा है उग्रवाद प्लस क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना। ये 3 रीजन थे। अब इसको पारित करने का इसको पारित करने के बाद क्या परिवर्तन किए गए, तो सबसे पहला जो परिवर्तन था वो, ठीक है, परिवर्तन क्या हुए, जो परिवर्तन हुए थे वो क्या हुए। सबसे पहली पॉइंट जो आपकी थी वो क्या थी? सबसे पहली पॉइंट थी कि केंद्रीय, यानी इस अधिनियम के तहत, यानी इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में क्या की? व्यापक वृद्धि की। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में व्यापक वृद्धि की। केंद्रीय क्या था? सबसे पहली बात केंद्रीय है और प्रांतीय है। तो केंद्रीय विधान परिषद में क्या
वृद्धि की गई उसको देखते हैं। केंद्रीय विधान परिषद इसकी बात कर लेते हैं। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई। इसमें सदस्य संख्या 16 से 60 कर दी गई। ठीक है, सबसे पहली बात, इसमें सदस्य संख्या 16 से 60 कर दी गई। दूसरी पॉइंट क्या थी, इसमें सरकारी बहुमत की अनुमति थी। में सरकारी बहुमत की अनुमति थी। केंद्रीय में ये 2 परिवर्तन किए गए। अब प्रांतीय की बात कर लेते हैं। जो केंद्रीय हो गया, अब प्रांतीय विधान परिषद में क्या परिवर्तन किए गए इसको देखते हैं। जो प्रांतीय है, इसमें प्रांतीय विधान परिषद इसमें क्या परिवर्तन किया गया, इसमें गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। बहुमत की अनुमति थी। और इसमें क्या था, सदस्य संख्या, इसमें सदस्य संख्या अलग अलग, ठीक है, सदस्य संख्या अलग अलग थी। ये बात, सबसे पहले प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी और इसमें सदस्य संख्या अलग अलग थी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, सदस्य संख्या अलग अलग थी। इस सदस्य संख्या अलग अलग होने का मतलब हम आपको समझाते हैं। जैसे प्रांत थे, बंगाल था, बॉम्बे था, मद्रास था, संयुक्त प्रांत था। इनके सभी के परिषदों में, यानी इन सभी के परिषदों में, प्रत्येक परिषदों में सदस्यों की संख्या 50-50 हुआ करती थी। तो इस चीज को आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, यहाँ से मान लेते हैं, जैसे बंगाल हो गया, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास प्लस संयुक्त प्रांत, परिषदों में प्रत्येक में सदस्य संख्या 50 थी। सब में, जैसे बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में, संयुक्त, इसमें भी 50 थी, इसमें भी 50 थी, इसमें भी 50 थी और इसमें भी 50 थी। प्रत्येक में सदस्यों की संख्या 50-50 थी। और फिर अलग अलग का मतलब स्पष्ट हो जाएगा। और दूसरी बात थी, फिर अगली पॉइंट थी, जैसे असम हो गया, पंजाब हो गया प्लस बर्मा हो गया के परिषदों में सदस्य संख्या 30 थी। ठीक है, प्रत्येक में सदस्य संख्या 30 थी। इसमें भी 30 थी, इसमें भी 30 थी और इसमें भी 30 थी। इस प्रकार से सदस्य संख्या 30 हुआ करती थी। फिर अगली पॉइंट क्या है,
ये तो पहला परिवर्तन हो गया। इसके बारे में इस प्रकार से 16 से 60 कर दी गई और इस प्रकार से परिवर्तन किए गए। फिर अगली पॉइंट क्या है, ने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों के परिधि को बढ़ाया। यानी इस अधिनियम के माध्यम से, अर्थात इस अधिनियम ने दोनों स्तरों पर केंद्रीय विधान परिषद तथा प्रांतीय विधान परिषद के विधान परिषदों के चर्चा कार्यों की परिधि को बढ़ाया। इनके चर्चा कार्यों की परिधि को बढ़ाया, जैसे पूरक प्रश्न पूछना और फिर बजट पर संकल्प रखना, या फिर दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जैसे साधारण प्रश्नों पर बहस करना, साधारण प्रश्नों पर मतदान करना और फिर जनहित के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का अधिकार, आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करना और आर्थिक प्रस्तावों के विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखना और आर्थिक जो प्रस्ताव था उसके कुछ विषयों पर मतदान करना, या फिर आप कह सकते हैं और उस पर प्रश्न करने का अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन 1892 के तहत जो हमें अधिकार, यानी इस एक्ट के तहत जो अधिकार प्राप्त हुए थे वे क्या थे, आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस करने का अधिकार तो था गैर सरकारी सदस्यों का, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं था। और 1892 के तहत जनहित के मामलों पर कुछ जनहित जो मामले थे इस पर कुछ हद तक प्रश्न पूछने का अधिकार था, ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब इसके तहत जनहित प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का अधिकार मिल गया। इस प्रकार से इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों में व्यापक वृद्धि भी कर दी, यानी चर्चा कार्यों की परिधि को बढ़ाया, व्यापक वृद्धि कर दी। तो इन चीज़ों को जैसे आप लिख सकते हैं, इसको जैसे पूरक प्रश्न पूछना और फिर बजट पर संकल्प रखना। पूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं साधारण प्रश्नों पर बहस करने और फिर साधारण प्रश्नों पर मतदान करने जनहित और फिर जनहित के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हुआ। और फिर क्या हुआ, और भी परिवर्तन किए गए। और दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, इसी लाइन में, इसी चीज में और भी पॉइंट है, जैसे आर्थिक प्रस्ताव पर बहस करने, उसके, यानी इस आर्थिक प्रस्ताव के, उसके का मतलब इस आर्थिक प्रस्ताव, उसके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने, फिर उसके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने। फिर अगले पॉइंट क्या है, इसके
कुछ विषयों पर मतदान करने, प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, ये जो सारी बातें हैं, एक ये यहाँ से यहाँ तक, ये सब, ये और ये पॉइंट, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? इसके तहत। ठीक है, दोनों स्तरों पर इतने प्रकार के कंडीशन को वैधता खत्म कर दी गई। तो फिर अगली पॉइंट क्या है इसमें? सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो पॉइंट है ये है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, वायसराय की कार्यपालिका परिषद, जो वायसराय थे, वायसराय की कार्यपालिका परिषद, वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया। प्रथम भारतीय कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया, और ये क्या थे? विधि सदस्य के रूप में शामिल किए गए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य के रूप में शामिल किए गए। फिर अगली पॉइंट क्या है? भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक तथा सांप्रदायिक। अगली पॉइंट क्या है? परिवर्तन में अगला परिवर्तन क्या हुआ? ये भी परिवर्तन था, ये भी परिवर्तन था। ठीक है, और ये भी परिवर्तन है। भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक तथा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक तथा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। और एक परिवर्तन और, पृथक निर्वाचन के आधार पर, ये पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम सदस्यों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया पृथक निर्वाचन के आधार पर। इसका मतलब क्या है? इसका जो मतलब है वो कह सकते हैं, मुस्लिम सदस्यों के लिए 8 सीटें आरक्षित की गई। मुस्लिम सदस्यों के लिए 8 सीटें आरक्षित की गई। मुस्लिम सदस्यों के लिए 8 सीटें आरक्षित की गई। और फिर आगे हम इसके तहत और क्या हुए थे परिवर्तन मुस्लिमों के लिए? मुस्लिम सदस्यों का चुनाव, मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार मुस्लिम सदस्यों का जो चुनाव होता था उसको मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। और इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान की। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान की। इस अधिनियम ने
सांप्रदायिकता, इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान की, वैधता प्रदान की। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान की गई। 1909 के तहत। और मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ये पॉइंट यहाँ से निकली है कि भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक तथा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया और मुस्लिमों के लिए 8 सीटें आरक्षित की गई। और फिर मुस्लिम सदस्यों का जो चुनाव होता था, मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। और इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान की। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसको माना जाता है? एक क्वेश्चन और है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक लॉर्ड मिंटो थे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के जनक कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मिंटो। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। इतनी पॉइंट हो गई। अगली बात, एक पॉइंट और रह गई, एक परिवर्तन और रह गया है। एक परिवर्तन जो है कुछ इस प्रकार से है। उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए अगला जो परिवर्तन है वो इस प्रकार से, प्रेसिडेंसी कारपोरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालयों जमींदारों के लिए प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रावधान किया गया। ठीक है। प्रेसिडेंसी कारपोरेशन, प्रेसिडेंसी का मतलब होता है ब्रिटिश सरकार का प्रशासनिक क्षेत्र। प्रेसिडेंसी कारपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाणिज्य मंडल, विश्वविद्यालयों, जमींदारों, इनके लिए भी प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रावधान, एक अलग प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रावधान किया गया। धन्यवाद दोस्तों।